हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो लर्नर। अगर आपने अभी तक बायो लर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो विदाउट एनी डिले हम सेल बायो के लेक्चर 3 को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमें लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में क्या देखा, क्या पढ़ा, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो अब तक हमने देखा कि सेल एज सिस्टम कैसे काम करता है, सेल थ्योरी के बारे में देखा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है ये देखा। उसके बाद हमने साइटोप्लाज्म और प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखे। अगर आप पहला लेक्चर नहीं देख पाए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन्हें देखो, ताकि इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। लास्ट लेक्चर पे हमने हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स को समझा। आज हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को पढ़ेंगे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स को इंक्लूड करते हैं। ये सारी ऑर्गेनेलीज कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करती हैं। लेकिन आज हम ईआर को पढ़ेंगे। ईआर को पहली बार पॉटर, क्लाउडे एंड फुलम ने 1945 में पहली बार देखा था। ये बेसिकली एक लाइपोप्रोटीनेशियस नेटवर्क होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला रहता है पूरे सेल के अंदर। ये एक बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम, एक मैकेनिकल और फिजिकल सपोर्ट देता है सेल को। मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को, जिससे सेल अपनी वेरियस एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्टेशन और बहुत सी एक्टिविटीज जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड्स एंड फैट की सिंथेसिस, बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। ये सारे यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है एक्सेप्ट ओवा, मैच्योर आरबीसी, एम्ब्रियोनिक सेल्स। कुछ सेल्स जैसे स्पर्मेटोसाइट्स और एडिपोज सेल्स में ये काफी कम और पुअरली डेवलप्ड देखने को मिलता है। मसल सेल्स में इनको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि सारे मोर देन 50% लाइपोप्रोटीन से बना होता है। तो इसके स्ट्रक्चर को हमने पहले भी देखा। स्ट्रक्चर ऑफ ईआर के ऊपर हम थोड़ा फोकस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो 50 मोर देन 50% लाइपोप्रोटीन स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। तो हम इसको दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। इनसाइड ईआर, जो कि हम ल्यूमिनल बोलते हैं, आउटसाइड ईआर एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ये हम बेसिकली इंटरसेलुलर स्पेस के बेसिस पे जो है हम इसे डिवाइड कर पाते हैं, क्योंकि डिस्टिंक्टली हमारे को विजिबल होता है, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमारे को विजिबल है। तो ऐसी विजिबिलिटी हो इसलिए हम इसे ऐसे डिवाइड करते हैं ताकि हम समझ पाए। ईआर के अंदर बेसिकली 3 टाइप के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं: सिस्टर्नी, वेसिकल एंड ट्यूब्यूल्स। इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और वेरियस वेरियस जगहों पे इनका अलग अलग फंक्शन होता है। पहले सिस्टर्नी को देखते हैं। ये ज्यादातर प्रोटीन फॉर्मिंग सेल में देखने को मिलते हैं। ये लंबे, फ्लैट और अनब्रांच पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। कुछ पॉइंट्स पे हमें इंटरकनेक्शन देखने को मिलते हैं और बेसिक डाइस से ये आसानी से स्ट्रेन किए जा सकते हैं। सो इसलिए हम इन्हें बेसोफिलिक नेचर का भी कह सकते हैं। इनके पास राइबोसोम देखने को मिलते हैं। इनकी एक खासियत ये भी है कि इनके आसपास ग्लाइकोप्रोटीन राइबोफ्लोरिन 1 और राइबोफ्लोरिन 2 होते हैं। अब हम वेसाइकल्स को देखते हैं। सिस्टर्नी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमने कवर कर लिया। वेसाइकल्स में देखते हैं। वेसाइकल्स बेसिकली के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो इसमें एक ओवल राउंड शेप हमारे को स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो एसिड डाई से काफी आसानी से स्ट्रेन हो जाता है, इसलिए एसिडोफिलिक नेचर का कहते हैं इसे। इसमें एक पॉइंट है जो नीट 223 में भी आ सकता है, वो ये है कि पैनक्रियाटिक सेल आर एनरिच्ड बाय वेसिकल्स। थोड़ा सा ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम चले गए, लेकिन इट्स ओके, कोई नहीं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज गुड। तो ये हमने वेसिकल्स को समझा। अब बारी आएगी ट्यूब्यूल्स की। ट्यूब्यूल्स जो हैं, अगर उनको हम ध्यान से देखें तो ये एक ब्रांच और एक जालीदार मींस रेटिकुलर सिस्टम बनाते हैं, वेसिकल्स और सिस्टर्नी के साथ मिलके। और ये ज्यादातर उन सेल्स में कॉमन होते हैं जो लिपिड की सिंथेसिस और स्टोरेज से कंसर्न होते हैं। एक टर्म माइक्रोजोम भी लेटर ऑन इंट्रोड्यूस कराई जाती है, क्योंकि ये थोड़ा एक्स्ट्रा एनसीईआरटी के अंदर मे बी माइक्रोजोम मेंशन नहीं होगा, लेकिन माइक्रोजोम काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें ईआर में एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। ये बेसिकली वेसिकल्स ही होते हैं, ईआर से ऑब्टेन होते हैं। जो हम जब सेल की स्टडी के लिए ईआर को जब हम तोड़ते हैं, तो ये काफी, जब हम सेल्स को तोड़ते हैं स्टडी के लिए ईआर की, तो ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ईआर के फंक्शन को समझने में काफी हेल्प करते हैं, इसलिए जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। निशल ग्रेन्यूल्स वही आपके जो नर्व सेल्स में, हम जब न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम निशल ग्रेन्यूल्स को देखेंगे क्या होते हैं। ये फ्री वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं नर्व सेल के ऊपर। आरईआर के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होते हैं।
तो काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी, तो इसको भी हमें मिस नहीं करना है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो ईआर के स्ट्रक्चर से रिलेटेड थे, जो हमने इंक्लूड कर दिए। अब हम ईआर के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे कैसे उसे डिवाइड किया गया है वो देखेंगे। हमने ईआर के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस में ईआर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि स्मूथ ईआर, और जैसे स्मूथ ईआर को हम एक ग्रैनुलर ईआर भी कहते हैं, और रफ ईआर और ग्रैनुलर ईआर भी कहते हैं। पहले हम स्मूथ ईआर को समझते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें फैट और लिपिड की सिंथेसिस में काफी ये बड़ा रोल प्ले करता है, तो स्मूथ ईआर को समझना भी जरूरी है। स्मूथ ईआर को स्मूथ ईआर क्यों कहते हैं? इसके स्मूथ वॉल्स के पीछे का राज यही है कि इसके वॉल से राइबोसोम अटैच नहीं होते, क्योंकि इसमें राइबोफोरिन एब्सेंट होते हैं। राइबोफोरिन वही जो अटैच करने में हेल्प करते हैं राइबोसोम्स को, जो साइट्स होती हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो इससे राइबोसोम्स अटैच नहीं हो पाते, तो ये स्मूथ ईआर कहलाते हैं। ये जनरली ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल, मसल सेल्स, एडिपोस सेल और ल्यूकोसाइट्स जैसे सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। स्फेरोसोम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आगे पढ़ेंगे, वो स्मूथ ईआर से ही डेवलप होते हैं। अब रफ ईआर को देखते हैं। रफ जो कि हमारा ग्रैनुलर ईआर भी है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये रफ ईआर इसलिए होता है क्योंकि इसकी वॉल से एटीएस राइबोसोम अटैच रहते हैं। और अटैच कैसे रहते हैं? वो राइबोसोम्स और एसआरपी रिसेप्टर्स की हेल्प से अटैच रहते हैं। इनके पास सिस्टर्नी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने रफ ईआर के बारे में काफी कुछ देखा, और रफ ईआर और स्मूथ ईआर का हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा। अब आगे हम देखेंगे कि इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, कैसे ये क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आर ईआर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ड्राइव होता है। आर ईआर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ड्राइव, तो आर ईआर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ड्राइव होता है और डेवलप होता है, और स्मूथ ईआर जो है आर ईआर से डेवलप होता है। तो ये एक तरीके से बायोजेनेसिस है कि कैसे एक पूरा स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बनता है, कैसे ये फॉर्मेशन होती है। अब हम ईआर के फंक्शन को देखते हैं। कुछ फंक्शन दोनों ईआर में कॉमन होते हैं, कुछ ईआर स्पेसिफिक होते हैं कि इस ईआर का ये फंक्शन होगा, स्मूथ ईआर का ये फंक्शन होगा, रफ ईआर का ये फंक्शन होगा। तो पहले और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है शेप और मैकेनिकल सपोर्ट देता है, एक अल्ट्रा स्ट्रक्चरल स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। गोल्जी एपरेटस इसी से बनता है। दूसरा फंक्शन ये है। तीसरा फंक्शन इसका इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन जो होती है, मतलब ये एक सेल के सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह काम करता है। तो ये तीन इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये कॉमन फंक्शन है बेसिकली। और इसके बाद हम देखते हैं रफ ईआर का काम क्या होता है। रफ ईआर जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि ये हम जब आगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे या फिर कोई दूसरा जेनेटिक्स का भी चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो रफ ईआर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स होते हैं, और न्यूक्लियर एनवेलप की फॉर्मेशन में भी इसका रोल होता है। इसलिए हम देखते हैं कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ आरईआर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कंटिन्यूअस होता है। स्मूथ ईआर फैट और लिपिड के सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है। ग्लाइकोजिनोलिसिस एक प्रोसेस है, इसमें ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है, उसमें भी एसईआर जो स्मूथ ईआर है उसके एंजाइम्स मेजर रोल प्ले करते हैं। ज्यादा स्टेरॉइड्स जो हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन भी इसकी वजह से ही सिंथेसाइज होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिटॉक्सिफिकेशन, जितने भी पॉल्यूटेंट्स, कार्सिनोजेंस और फॉरेन सब्सटेंसेस आते हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन का जिम्मा भी यही संभालता है स्मूथ ईआर। तो ये तीन फंक्शन, एक ग्लाइकोजिनोलिसिस, फैट लिपिड सिंथेसिस और स्टेरॉइड हार्मोन्स के सिंथेसिस, ये तीनों स्मूथ ईआर के फंक्शन है। इसके साथ हमने सेल बायो का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म कर लिया। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड बियरिंग विद मी, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग like always।